नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है भाग्यशाली माँ। रवीना जी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। वह आज बहुत खुश है और अपने पति को आईने के सामने संवरते हुए देखकर छेड़ते हुए कहती हैं, कमाल है वर्मा जी, शादी आपके बेटे की है, लेकिन दूल्हे की तरह आप तैयार हो रहे हैं। तो वर्मा जी बोले, तो क्या हुआ भाग्यवान, वैसे भी मुझे देखकर तो सभी मुझे अभय का बड़ा भाई ही समझते हैं। और आज आप भी किसी अच्छे से ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आइए। आज हमारी बेटी की जिंदगी का सबसे खास दिन है। ऐसा कहते हुए वर्मा जी मुस्कुराने लगे। अपने परिवार की उन खुशी भरे पलों को याद करते हुए रवीना जी की आंखों में आंसू भर आए और अगले ही पल अपनी यादों की भंवर से बाहर निकल आई। कितने जिंदा दिल इंसान थे वर्मा जी। उस समय मेरा ये घर कितना खुशहाल हुआ करता था। आज पूरे 3 साल हो गए हैं बेटे की शादी को। एक वह दिन था और एक आज का दिन है जब मैं इस घर में नितांत अकेली रह गई हूँ। अब तो यह सुनसान घर मुझे काटने को दौड़ता है। रवीना जी का बेटा अभय एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था और अपने साथ काम करने वाली अशिका को पसंद करता था। और खुले विचारों वाले माँ बाप ने बिना विरोध के बेटे के प्यार को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। इकलौता बेटा जो था, उसकी खुशी से ज्यादा वे दोनों और क्या चाहते थे। रवीना जी, जिनकी कोई बेटी नहीं थी, अपनी बहू को ही बेटी की तरह प्यार देने को तत्पर थी। लेकिन वही उनकी बहू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह तो केवल अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी, उसके माँ बाप के साथ नहीं। और इसी शर्त पर शादी करने को तैयार हुई थी कि शादी के बाद घर का कोई काम नहीं करेगी और अपनी मर्जी से जिएगी। इधर अभय ने भी उससे वादा किया था कि शादी के बाद सब उसकी मर्जी के अनुसार होगा। धूमधाम से उन्होंने अपने बेटे का विवाह किया। रवीना जी को हमेशा यही कोशिश रहती थी कि उनकी बहू असिका को भी कभी कोई तकलीफ ना हो और असिका भी कभी घर के काम में हाथ बटाने की कोशिश नहीं करती थी। 2 महीने का समय बीत गया। एक दिन वर्मा जी रसोई घर में आए और अपनी पत्नी रवीना को काम करते देखा तो बोले, यह क्या रवीना, आज भी तुम ही सारा काम करने में लगी हो। रात को तुम्हारे घुटने में दर्द हो रहा था, बहू कहाँ है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाई। अभय बाहर आया तो वर्मा जी गंभीरता से बोले, बेटा 11 बज चुके हैं और तुम लोग अब तक सो रहे हो। आज रविवार है तो क्या बहू का फर्ज नहीं बनता कि रसोई के कामों में तुम्हारी माँ की मदद करे। कम से कम एक दिन तो उसे भी आराम मिलना चाहिए ना। माफ करना पिताजी, दरअसल पूरा हफ्ता काम करते करते हम लोग थक जाते हैं, इसलिए आंख नहीं खुली। ठीक है, लेकिन अब से रविवार को तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेंगी। बहू को बोलो कि वह घर का काम करें। यह सारी बातें उनकी बहू असिका अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी सुन रही थी। जैसे ही अभय अंदर आया तो अशिका उस पर बरस पड़ी। मैंने शादी से पहले ही तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दिया था कि मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी, तो फिर तुम उनकी बात सुनकर चुपचाप आ गए। शादी होते ही अपने सारे वादे भूल गए। नहीं असिका, ऐसी बात नहीं है। आज पिताजी बहुत गुस्से में थे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया। अच्छा, और जो तुम्हारे पिताजी ने मेरी बेइज्जती की है, उसका क्या। अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी, कहती हुई अशिका ने रोते रोते अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। फिर अभय बोला, अशिका
ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मेरा अब इस घर में दम घुट रहा है। ऐसा कहते हुए अशिका ने अलग घर की मांग की, तो अभय ने इस बात को स्वीकार कर लिया। अशिका के मोह पास में अभय इस कदर फंस चुका था कि उसके खातिर अपने परिवार जन्मदाताओं को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में उन दोनों ने नया घर ले लिया और अपने माता पिता से कह दिया कि अब वे लोग इस घर में नहीं रहेंगे। यह सुनकर उन दोनों को जैसे कोई झटका सा लगा। रवीना जी बहुत रोए जा रही थी कि आगे से बहू को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, लेकिन असीका ने साफ कह दिया कि हमारी खुशी अलग रहने में है और हम लोग अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। बेटे के घर से जाने के बाद रवीना जी बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी, लेकिन पति का साथ था तो जैसे तैसे उन्होंने स्वयं को संभाल लिया था। लेकिन कुछ समय बाद वर्मा जी को हृदयाघात आया और वह तो दुनिया छोड़कर ही चले गए। अब तो रवीना जी की दुनिया उजड़ गई थी। बेटा और बहू केवल रस्म रिवाज पूरी करने के लिए आए और उसके बाद अपने घर वापस चलते बने। पिता के जाने की बात अभय वापस अपनी माँ के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी अशिका इस बात के लिए राजी नहीं हुई। रवीना जी को भी यही लगा कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ रखेगा, लेकिन वह केवल इतना ही कहकर चला गया कि मैं हर महीने आपको पैसे भेज दूंगा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। अपनी पत्नी के कहने पर अभय तो अपने माँ बाप से अलग हो गया था, लेकिन अशिका के माता पिता अपनी बेटी दामाद के साथ ही उनके घर में ही रहते थे। उनके पोते का जन्म हुआ तो अभय ने अपनी माँ को फोन करके यह खुशखबरी दी थी, जिसे सुनकर रवीना जी खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत ही अपने पोते से मिलने अस्पताल चली गई। जाकर देखा तो वहां असिका की माँ कमला जी पहले से ही नन्हे को गोद में लिए बैठी थी। उनकी मौजूदगी ने रवीना जी को थोड़ा असहज अवश्य किया, परंतु वह यही सोचकर खुश थी कि कम से कम उनके बेटे ने उन्हें याद तो किया। माँ आप आ गई? अभय ने पैर छूते हुए कहा तो रवीना जी चेहरे पर खुशी लिए बोली, क्यों ना आती, मैं अपने पोते को देखने, आखिर मेरे बेटे का अंश है। वह और कहते हैं कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, इसका तो मैं खूब ख्याल रखूंगी। ऐसा कहते हुए रवीना जी ने अपने पोते को गोद में लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो कमला जी बोली, अरे अभी तो यह सो गया, मैं इसे झूले में लिटा देती हूँ, जब उठेगा तब आप इसे गोद में ले लीजिएगा। इतना सुनते ही रवीना जी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन काफी देर तक वह झूले में सोते हुए नन्हे को यूं ही निहारती रही। सोते हुए वह बहुत प्यारा लग रहा था। ज्यादा मत निहारिए समधन जी, नजर लग जाएगी, कमला जी ने कहा। तो अभय बोला, चलिए माँ मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहकर अपने पोते का ख्याल रखूंगी। तभी असीका बोली, मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए मेरी माँ यहाँ मौजूद है, इसलिए यहाँ बेकार भीड़ लगाकर कोई फायदा नहीं। इतना सुनते ही रवीना जी की आंखों में आंसू बह निकले और वह तेजी से अस्पताल के बाहर निकल गई। घर पहुंचकर वह काफी देर रोती रही, लेकिन घर आकर उनके अपने पोते से मिलने के बहुत दिल कर रहा था, इसलिए अपने बेटे की ही पुरानी एल्बम उठाकर बैठ गई और नन्हे अभय को देखकर सोचने लगती है कि मेरा पोता भी ऐसा ही दिखता होगा। अब तो उनका पोता भी 1 वर्ष का हो चुका था। पिता की मृत्यु के बाद अभय कभी कभी अपनी माँ से मिलने आ जाया करता था, लेकिन अपने बेटे के जन्म के बाद उसने आना ही छोड़ दिया था। एक बार तो रवीना जी का मन हुआ कि बेटे अभय को फोन करें
और उससे मिलने आने को कहे। लेकिन दूसरे ही पल उन्हें अपनी बहू की तीखी बातें याद आ गई। कुछ समय पहले जब उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया था तो उनकी बहू ने फोन उठाया था। फोन उठाते ही बोली, माँ जी, आप हमें बार बार फोन करके डिस्टर्ब क्यों करती हैं? हर महीने के खर्च के लिए आपको अभय पैसे भेजते हैं ना, फिर भी आप उन्हें फोन कर करके परेशान करती रहती हैं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया था। उसके बाद रवीना जी की हिम्मत नहीं हुई कभी अपने बेटे को फोन करने की। गुड मॉर्निंग आंटी, कैसी हैं आप? रवीना जी की किराएदार तन्वी अपने 1 साल की बेटी को लेकर अंदर आते हुए बोली। दरअसल पति की मृत्यु के बाद रवीना जी ने अपने घर की पहली मंजिल को किराए पर दे दिया था और तन्वी भी रवीना जी के साथ काफी घुल मिल गई थी। तन्वी उनकी उदासी का कारण भली भांति जानती थी, इसलिए सुबह का काम निपटाने के बाद थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने जरूर आती थी। अंदर आते ही तन्वी का बेटा रवीना जी के पास दौड़ा चला आया। तभी रवीना जी अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगी और बच्चे को खुश करने लगी। यह क्या आंटी, आप फिर से उदास हो गई? ऐसे तो नहीं चलेगा। माना कि रिश्ते हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम पुरानी बातों को याद करके जीना ही छोड़ दें। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन खाली बैठे बैठे दिमाग कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है। आंटी, मेरी मानो तो आप अपने आप को व्यस्त रखना शुरू करो और वह काम करो जो आपको अच्छा लगता है। तन्वी की यह बात सुनते ही रवीना जी कुछ सोच में पड़ गई। तभी तन्वी बोली, आंटी, एक बात तो बताइए, क्या यहाँ आसपास कोई डे केयर है जहाँ मैं गोलू को अपनी नौकरी के दौरान छोड़ सकूं? दरअसल मैं सोच रही थी कि फिर से नौकरी ज्वाइन करूं, लेकिन गोलू को छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। इसलिए रवीना जी बोली, अरे, तो इसमें टेंशन की क्या बात है? तुम गोलू को मेरे पास छोड़ देना, मेरा भी दिल लगा रहेगा। वैसे भी मुझे छोटे बच्चों का साथ बहुत सुहाता है। उन्हें अपने पोते की याद आ गई और आंखों में फिर से नमी तैरने लगी। फिर तन्वी बोली, आंटी, अगर ऐसी ही बात है तो आप घर पर ही डे केयर क्यों नहीं खोल लेते? आपका दिल भी लगा रहेगा, फिजूल की बातें दिमाग में भी नहीं आएगी। तन्वी की बात सुनते ही रवीना जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और बोली, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन लेकिन क्या आंटी? तन्वी ने पूछा तो रवीना जी बोली, लेकिन बेटा, इस उम्र में कोई काम करना आसान तो नहीं होगा। अरे आंटी, उम्र एक संख्या से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस जीने का जज्बा होना चाहिए। स्वयं को बूढ़ा समझना छोड़ दीजिए। अभी बहुत जिंदगी बाकी है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि नया साल शुरू होने जा रहा है और नए साल के साथ आप अपनी जिंदगी में कुछ नयापन लाने की कोशिश करें। तन्वी की बातों से रवीना जी के दिल में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा था। फिर तन्वी बोली, अच्छा आंटी, नए साल से याद आया कि क्यों ना कल शाम को हम न्यू ईयर पार्टी मनाएं। देखो ना आंटी, मेरे पति देव तो अब भी अपने काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन हम तो न्यू ईयर सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। शाम को डिनर बाहर से मंगवाएंगे और टीवी पर बढ़िया सी फिल्म देखेंगे और नए साल का स्वागत करेंगे। तन्वी ने इतने अपनेपन से कहा तो रवीना जी मना ना कर सके। उधर अभय के गहरे मित्र अरुण ने भी, जो उसके साथ ऑफिस में ही काम करता था, नई साल के उपलक्ष्य में अपने घर पर एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी थी। अभय और अशिका को भी वहां बुलाया गया था। अपने बेटे को नानी के पास छोड़कर वे दोनों पार्टी में चले गए। लेकिन अरुण के घर जाने के बाद जो कुछ भी अभय ने वहां देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। रह रहकर अपने माता पिता का चेहरा उसके सामने आ रहा था। दिमाग में बहुत से विचार एक साथ चल रहे थे। सारी रात जागते हुए बीती। अगले दिन सुबह जब अशिका जागी तो अभय ने कहा, अशिका, अब तो सोनू 1 साल का होने को आया है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी नौकरी शुरू कर देनी चाहिए। तुम ही देखो,
यहाँ कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और खाने वाले इतने लोग हैं। आखिर ऐसी स्थिति में घर का गुजारा कैसे होगा? तभी अशिका बोली, अभय, अगर खर्च ज्यादा हो रहा है तो अपनी माँ को पैसा भेजना बंद कर दो। वैसे भी हर महीने तुम इतने पैसे भेजते हो, सब खर्च थोड़े ना हो जाते होंगे। एक दो महीने नहीं भी भेजोगे तो भी उनका गुजारा आराम से हो सकता है। यह बात तुमने खूब कही। यहाँ मैं तुम्हारे खर्च भी उठाऊं और तुम्हारे माँ बाप को भी पालूं और अपनी माँ को जो थोड़े बहुत पैसे भेजता हूँ वह पैसे भी मैं भेजना बंद कर दूं। इतनी बात सुनते ही असिका की भौहें तन गई और बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? अभय, क्या मेरे मम्मी पापा तुम्हें बोझ लगते हैं? मैंने ऐसे नहीं कहा अशिका, लेकिन इतना तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि वे लोग अपनी बेटी के घर में कब तक रहेंगे। आखिर हमारी भी अपनी कोई जिंदगी है। अभय की बातें उसके सास ससुर के कानों में पड़ रही थी। अपने माँ बाप के बारे में इतना सुनते ही असिका को गुस्सा आ गया और वह बोली, अभय, अगर तुम कहते हो तो मैं नौकरी करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आखिर उनका मेरे अलावा है ही कौन? सुबह सुबह लंबी चौड़ी बहस के बाद अभय बिना खाए तैयार होकर ऑफिस चला गया। ऑफिस के काम में भी अभय का मन नहीं लग रहा था। लंच टाइम हुआ तो सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन अभय अब भी अलग थलग और गुमसुम बैठा हुआ था। उसकी यह हालत देखकर अरुण उसके पास गया और बोला, अरे अभय, आज खाना नहीं लाए क्या? तभी अभय बोला, अरुण, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरुण उसके पास बैठा तो अभय बोला, कल जब मैं तेरे घर पर आया था तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग अपने माता पिता का इतना ख्याल रखते हो। तुम्हारे मन में अपने माँ बाप के लिए इतनी इज्जत है और वही इतने मेहमान आने के बावजूद भी भाभी उनके खाने पीने से लेकर उनकी दवाइयों तक का पूरा ध्यान रख रही थी। जहाँ बाकी सब लोग अपने माँ बाप को भूलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाते हैं, वहीं तुम लोग अपने घर में अपने माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। सच कहूं तो जब से तुम्हारे घर से लौटा हूं, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अपनी पत्नी की अलग रहने की जिद के कारण मैं तो अपने माँ बाप को ही छोड़ बैठा। वहां पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ अकेले रह रही है और यहाँ मेरे सास ससुर अपनी बेटी को छोड़कर हम लोगों के घर में बैठे हुए हैं। अभय की बात पर अरुण हैरान हो गया और बोला, तुम्हें भाभी को समझाना चाहिए था। मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके सिर पर अलग होने का भूत सवार था। वह किसी हालत में मानने को तैयार ही नहीं थी। यह बात तो मुझे बाद में पता चली कि यह सब किया धरा उसके माँ बाप का है। उन्होंने असिका के मन में मेरे माता पिता के खिलाफ पहले ही जहर भर दिया था, ताकि उनकी बेटी अपने सास ससुर से अलग होकर अपने माँ बाप को साथ रख सके। अपनी बेटी बहू के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए हमारे सर पर आकर बैठी हैं और अगर मैं कुछ कहता हूँ तो असिका झगड़ा खड़ा कर देती है। लेकिन अभय, क्या तेरा अपनी माँ के साथ रहने को दिल नहीं करता? हाँ यार, बहुत दिल करता है, पर फिर यही सोचता हूँ कि अगर माँ को अपने घर ले आया तो ये लोग उन्हें नौकरानी बनाकर रख देंगे। जानता है, मेरे बेटे की जन्म पर मेरी माँ को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अस्पताल में मेरी पत्नी और सास ने उनके साथ बहुत उपेक्षित व्यवहार किया, इसलिए मैंने माँ को वहां से जाने को कह दिया। उस दिन के बाद से तो मुझे अपनी माँ से नजरें मिलाने में भी शर्म आती है। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपनी पत्नी के लिए, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि मेरी खुशी किसमें है। नहीं अभय, गलती तेरी है। कब तक तू अपने पत्नी के इशारों पर चलेगा और सही वक्त का इंतजार करेगा? हालात ठीक होने का इंतजार करने की बजाय हालात को बदलने की ताकत रख। सब कुछ तेरे हाथ में है। मेरी बात मान और अभी के अभी आंटी के पास जा।
मैं यकीन से कहता हूँ कि अपने बेटे को एक झलक पाने को तरसती तेरी माँ तुझे देखते ही सब कुछ भुलाकर अपने गले से लगा लेंगी। दोस्त की बात अभय को सही लगी। वह उसी समय ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी माँ से मिलने चला गया। लेकिन जैसे ही घर के बाहर पहुंचा तो उसे मन ही मन आत्मग्लानि होने लगी कि केवल उसके कारण ही आज सब कुछ तबाह हो गया है। उसने घर के अंदर प्रवेश किया, सामने देखा तो उसकी माँ दो छोटे छोटे बच्चों को पास बैठी हुई थी, उनके साथ प्यार भरी बातें कर रही थी। यह दृश्य देखकर अभय के दिमाग में अपने बचपन की तस्वीर घूमने लगी। इतने ही प्यार से तो उसकी माँ उसके साथ बातें किया करती थी। अभय बेटे को देखते ही रवीना जी अचानक रुक गई और बोली, तू यहाँ? अभय ने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए तो रवीना जी ने उसे गले से लगा लिया। दोनों ओर से अश्रुधारा बहने लगी। फिर कुछ देर रुककर बोली, आज इतने दिनों बाद अपनी माँ की याद आई? तभी अभय ने रोते हुए अपनी माँ की गोद में सिर रख लिया और बोला, माँ, मेरी एक गलत फैसले ने हम सबकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया और अब लगता है कि जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई जाल सा बन गया है, जहां से निकल पाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। बेटा, यह जाल तुमने खुद बना है। हमारा एक तरफ फैसला पूरी जिंदगी की खुशियों पर भारी पड़ सकता है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा? बेटा, कोई भी ऐसा फैसला मत लेना जिससे तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। बस धीरे धीरे अपनी पत्नी को उसकी जिम्मेदारी का एहसास करवाओ। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। मैं जानती थी कि एक दिन मेरा प्यार तुम्हें जरूर खींच लाएगा और अब उसी प्यार और समझदारी से तुम्हें अपनी पत्नी को संभालना है। लेकिन कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम दोनों के रिश्ते में दरार आए। आप ठीक कह रहे हैं माँ, सच में आपका दिल कितना बड़ा है। सबके लिए आपके दिल में केवल प्यार ही प्यार भरा है। आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मन भी हल्का हो गया। लेकिन माँ, ये बच्चे कौन हैं? बेटा, तुम्हारे जाने के बाद अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है, इसलिए मैंने घर पर ही डे केयर खोल लिया। कल से ही शुरुआत की है। अभी केवल 2 ही बच्चे आते हैं, लेकिन सच कहूँ तो इन भोले भाले बच्चों के साथ दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मुस्कुराती हुई रवीना जी बोली। यह बात सुनकर अभय को बहुत खुशी हुई और बोला, तो फिर घर के बाहर लगवाने के लिए मैं एक अच्छा सा बोर्ड बनवा देता हूँ और इन बच्चों को दिल बहलाने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने भी मंगवा देता हूँ। बेटे का उत्साह देखकर रवीना जी मुस्कुरा उठी। शाम तक अभय ने सारा इंतजाम करवा दिया और रात को अपने घर लौट गया। आज बहुत दिनों बाद रवीना जी के चेहरे पर रौनक वापस लौट आई थी। जब अभय अपने घर वापस लौटा तो असिका कुछ नाराज सी बैठी थी और उनका बेटा मोनू पास में खेल रहा था। किसी से कोई बात नहीं करते ही अभय अपने बेटे को उठाकर उसके साथ खेलने लगा। तभी असिका गुस्से से बोली, तुम्हारे कहने पर मैंने बॉस को फोन कर दिया है कि मैं सोमवार से ऑफिस आ जाऊंगी। लेकिन अभय, तुम्हें मेरी मम्मी पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी अशिका, खर्च बढ़ जाने के कारण बजट गड़बड़ा रहा था, जिस कारण मैं बहुत परेशान था और कुछ भी अनाप शनाप बोल गया। अच्छा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए एक कप चाय तो बना देना। असिका रसोई घर में गई तो तभी उसके मम्मी पापा भी वहीं सोफे पर आकर बैठ गए। बेटा अभय, अगर हमारा बेटा बहू अच्छे होते तो हम तुम्हारे घर में आकर कभी ना रहते। हमें बहू अच्छी नहीं मिली, इस कारण बेटी के भरोसे यहाँ आ गए। तभी अभय व्यंग भरे स्वर में बोला, मम्मी जी, आप तो फिर भी भाग्यशाली हैं। बेटा नहीं तो कम से कम बेटी तो है। आपका ख्याल रखने के लिए मेरी माँ का सोचो, जिनका इकलौता बेटा केवल उनकी बहू की जिद के कारण अलग रहता है। काश मेरी भी कोई बहन होती जो मेरी माँ का ऐसे समय पर ख्याल रख सकती।
असिका, मेरी चाय कमरे में ही दे देना और मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहकर अभय अपने कमरे में चला गया। अभी की ये बातें सुनकर असिका के माँ बाप हैरान रह गए। अगले दिन सुबह अभय के ऑफिस जाने के बाद असिका के माँ बाप ने उसे साफ साफ कह दिया कि वे लोग अब यहाँ और ज्यादा नहीं रुकेंगे और आज ही अपने घर चले जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर असिका बोली, नहीं माँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। वैसे भी भैया तो भाभी के अलावा किसी और की सुनते ही कहाँ हैं, पर वहां जाकर आपको भाभी की बातें सुननी पड़ेंगी। यह मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तभी असिका के पिता बोले, अरे नहीं बेटे, तेरे भाभी भैया इतने भी बुरे नहीं हैं जितना तेरी माँ बताती है। तेरी माँ के सामने बोलने की तेरी भाभी की हिम्मत ही कहाँ है। छोटे मोटे विवाद किस घर में नहीं होते। अब हमारा अपने घर जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन माँ, अब मैं नौकरी शुरू करने जा रही हूँ, तो अब हमारे बच्चे को कौन संभालेगा? असिका ने कहा। तो उसकी माँ बोली, बेटा, यह तुम लोगों की सिरदर्दी है, लेकिन अब हम अपना मन बना चुके हैं, इसलिए अब हमें जाने दो। अगले सोमवार से असिका ने ऑफिस जाना शुरू किया तो अपने बेटे को अपनी माँ के घर पर छोड़ दिया। उसकी माँ का घर उसके घर से काफी दूर पड़ता था, इसलिए रोज रोज बेटे को लाना और ले जाना संभव नहीं था। अपने बेटे के बिना असिका ने बड़ी मुश्किल से 5 दिन निकाले और शुक्रवार शाम को बोली, सुनो, सोनू के बिना तो हमारा घर सूना हो गया है। मेरी 2 दिन की छुट्टी है, तो चलकर उसे अपने घर ले आते हैं। तभी अभय मुस्कुराता हुआ बड़ी सहजता से बोला, अरे, वैसे भी बड़े होकर तो उसे अपनी अलग जिंदगी ही व्यतीत करनी है, तो फिर अपने दिल को अभी से मजबूत कर लो, नहीं तो मेरी माँ की तरह ही रोना पड़ेगा। अभय की इस बात ने अशिका के दिल को अंदर तक झकझोर दिया और वह एक ऐसी सोच विचार में डूब गई। शाम को ही जाकर वे दोनों अपने बेटे को अपने घर वापस ले आए और 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अगले दिन सोमवार था और अशिका वापस अपने बेटे से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए कुछ सोच विचार में पड़ी थी। फिर अभय से बोली, सुनिए, क्या आपकी माँ जी सोनू को संभालेगी? यह सुनकर अभय ने हैरानी से असिका की ओर देखा और बोला, क्या? तुमने अभी क्या कहा? अगर हम मोनू को उसकी दादी के पास छोड़ दें तो माँ जी को कोई परेशानी तो नहीं होगी? तभी अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, परेशान क्यों होंगी? उन्होंने तो घर में बच्चों के लिए डे केयर खोला है। अच्छा, उनका घर तो पास में ही है। हम रोज शाम को अपने बेटे को वापस ले आएंगे, फिर हमें ज्यादा दिन उससे दूर नहीं रहना पड़ेगा। असिका के कहने पर अभय ने अपनी माँ को फोन किया तो रवीना जी खुशी से झूम उठी और बोली, यह भी कोई पूछने की बात है? इस बात से मुझे बेहद खुशी होगी। उस रात अशिका और अभय दोनों सुकून भरी नींद सोए और रवीना जी तो खुशी के मारे सो ही नहीं पा रही थी। अगले दिन गाड़ी का हॉर्न बजा तो रवीना जी दौड़ती हुई गेट पर आई। लीजिए माँ, संभालिए अपने पोते को। मोनू को छोड़ते हुए अभय बोला और अपने ऑफिस चला गया। उधर अशिका ने भी राहत की सांस ली। कुछ ही दिनों में मोनू अपनी दादी से घुल मिल गया और अब तो अपनी माँ के पास रहते हुए भी दादी के पास जाने की जिद करने लगता। अशिका यह देखकर हैरान थी कि दादी के पास रहकर वह अच्छी बातें सीखने लगा था, जैसे प्रणाम करना, बड़ों के पैर छूना, खाने से पहले प्रार्थना करना इत्यादि। फिर एक दिन अभय ने बताया कि उसे अपने ऑफिस की तरफ से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है। अब अशिका के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि वह सोनू को दादी के पास कैसे छोड़ेगी, क्योंकि वह ड्राइविंग भी नहीं जानती थी और इतने दिनों की छुट्टी मिलना भी मुश्किल था। अगर मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा को बुला लूं तो? अशिका ने कहा। तो अभय बोला, अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम 1 हफ्ते के लिए माँ के पास ही चली जाओ, सासू माँ के पास। अशिका सोचने लगी और फिर बोली, ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ, हम आज शाम को ही वहां चलते हैं।
आप सुबह वहीं से चले जाना। असिका की इस बात पर अभय ने उसे गले से लगा लिया और शाम को वो लोग रवीना जी के घर पहुंच गए। अचानक उन्हें वहां देखकर रवीना जी को हैरानी भी हुई और खुशी भी। तभी अभय ने सारी बातें स्पष्ट की तो असिका बोली, मैं यहाँ रह सकती हूँ ना माँ जी? तो रवीना जी ने कहा, अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? यह घर आज भी तुम्हारा है। इतना कुछ होने के बाद भी अपनी सासू माँ के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर अशिका बहुत प्रभावित हुई। रवीना जी ने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया। आज बहुत दिनों के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था और रवीना जी के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। 2-3 दिन वहां रहकर असिका सोचने लगी कि जैसे मेरी माँ ने कहा था, सासू माँ तो बिल्कुल उससे अलग है। उसे याद आने लगा कि उसकी माँ ने उसे शादी के पहले ही सीख दी थी कि जल्दी से दामाद जी को अपनी मुट्ठी में कर लेना और अलग हो जाना। तेरी सास बहुत चालाक है, तुम लोगों को चैन से रहने नहीं देगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी की नौकरी करे। आज उसे समझ में आ रहा था कि वह कितनी गलत थी। अब वह भी अपनी सासू माँ के काम में हाथ बटाने लगी थी। 5 दिनों में अभय लौट आया तो असिका उसके साथ अपने घर वापस चली गई। कहीं ना कहीं असिका भी रवीना जी के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी। एक दिन रविवार को असिका के पास उसकी माँ कमला का फोन आया, बेटा आज रविवार है और तुमसे मिले बहुत दिन हो गए हैं। आज हमारे घर पर आ जाओ और सारा दिन यहीं बिताना। नहीं मम्मी, आज हम लोग नहीं आ पाएंगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बस आज हमारा कुछ और प्लान है। आज का दिन मैं अपनी सासू माँ के साथ बिताना चाहती हूँ। असिका ने बोला तो कमला जी ये सुनकर दंग रह गई और इधर दाढ़ी बनाते हुए अभय भी अचानक चौंक गया, जिस कारण वह अपने गाल पर कट लगा बैठा। इससे पहले कि कमला जी कुछ बोलती, अशिका ने फोन रख दिया। उधर अभय लगातार असिका की ओर देखी जा रहा था। फिर बोला, आज तुमने अपनी माँ के घर जाने से मना कर दिया? हाँ अभय, तुम नहीं जानते कि आज का दिन कितना खास है। अच्छा, अब जल्दी से नहाकर आओ, मैं बाकी की तैयारी करती हूँ। थोड़ी देर में हम माँ जी के पास चलेंगे। ऐसा कहते हुए अशिका किचन में चली गई। थोड़ी देर में ही वे सब रवीना जी के घर पहुंच गए। जैसे ही रवीना जी ने दरवाजा खोला तो असिका बोली, जन्मदिन मुबारक हो माँ। इतना सुनने की देर थी कि रवीना जी की आंखों में खुशी के आंसुओं का झरना फूट पड़ा और उधर अभय हक्का बक्का खड़ा था, क्योंकि उसे तो याद भी नहीं था कि आज उसकी माँ का जन्मदिन है। आज अशिका अपने हाथों से केक बनाकर लाई थी। सबने मिलकर बड़ी खुशी से रवीना जी का जन्मदिन मनाया। तो अशिका बोली, माँ जी, जन्मदिन तो आपका है, लेकिन मैं आपको कुछ देने की बजाय आपसे मांगना चाहती हूँ। माँ जी, क्या आप मुझे मेरी गलती की माफ़ी दे सकते हैं? तो रवीना जी ने उसे उठाकर सीने से लगाया और बोली, बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। तुम लोग मेरे पास आए, बस यही काफ़ी है। नहीं माँ, इतना काफ़ी नहीं है। अब हम लोग आपके साथ ही रहना चाहते हैं। आज इतने समय के बाद रवीना जी के घर में हंसी ठहाकों की आवाज़ आ रही थी। उनका घर वापस खुशियों से गुलजार हो गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।